आइए सीधे इस बेहद दिलचस्प विषय में उतरते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाला ये विशाल और जटिल प्रशासनिक ढांचा आखिर काम कैसे करता है? सच कहूं तो भारत का लोक प्रशासन ही वो असली इंजन है जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सिस्टम को दिन रात दौड़ाता रहता है। अब जरा सोचिए, भारत जैसे अविश्वसनीय रूप से विशाल और इतनी विविधताओं वाले देश को जब हम देखते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल जहन में आता है। इतनी बड़ी आबादी, अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां, इन सबको एक साथ लेकर चलना और प्रभावी ढंग से प्रशासन करना आखिर कैसे मुमकिन होता है? 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जरूरतों को एक साथ पूरा करना कोई मजाक तो नहीं है ना? इस पूरी व्यवस्था को आसानी से समझने के लिए इस विश्लेषण में हम एक सफर पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे सिविल सेवाओं के विकास से, फिर देखेंगे आधुनिक प्रशासन की संरचना, विकेंद्रीकरण की अवधारणा, जमीनी स्तर पर काम करने वाला स्थानीय शासन और आखिर में समझेंगे कि सार्वजनिक नीतियां कैसे बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, सिविल सेवाओं का विकास और इसकी ऐतिहासिक विरासत। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक सिस्टम जिसे कभी सिर्फ एक औपनिवेशिक टूल माना जाता था, वो आज एक पक्के संवैधानिक ढांचे में बदल चुका है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सिविल सर्विस शब्द का इस्तेमाल किया था और फिर 1950 आते आते यह एक पूरी तरह से आधुनिक और प्रतिस्पर्धी प्रणाली बन गया जो देश के हर नागरिक के लिए खुला है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सिविल सेवा असल में अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर और अराजनीतिक समूह है जिनका मुख्य काम है सरकार के विजन को कागजों से निकालकर रोजमर्रा के आधार पर जमीन पर उतारना। ये वो स्थायी और बेहद कुशल पेशेवर होते हैं जो बिना किसी सैन्य या न्यायिक भूमिका के देश का नागरिक प्रशासन संभालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधुनिक प्रशासन की संरचना और आज़ादी के बाद बने इसके संवैधानिक ढांचे को। यहाँ सबसे खास बात यह है कि भारत ने एक बहुत ही अनोखा हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया है। एक तरफ है अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि आईएएस और आईपीएस, जो डेप्यूटेशन पर केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती हैं। ये अधिकारी एक अहम पुल की तरह काम करते हैं। और दूसरी तरफ है केंद्रीय सेवाएं, जैसे भारतीय विदेश सेवा, जो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही अहम बदलाव पर, विकेंद्रीकरण की अवधारणा, यानी सत्ता का हस्तांतरण। 1990 के दशक तक ये साफ हो गया था कि सिर्फ केंद्र से बैठकर हर इलाके की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय संदर्भ में जिसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। इसका सीधा सा मतलब है योजनाओं, फैसलों और प्रशासनिक अधिकारों को केंद्र सरकार से निकालकर स्थानीय निकायों तक, यानी बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचाना, ताकि आम लोग इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकें। इस पुरानी व्यवस्था को देखिए, ये एक अत्यधिक केंद्रीकृत या कह लें टॉप हैवी संरचना थी। एक ऐसा ढांचा जहां सारे फैसले ऊपर बैठे लोग लेते थे और आम नागरिक इस निर्णय प्रक्रिया से बहुत दूर होता था। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में बदलाव आया, हम डीकॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। ये एक बीच का कदम है जहां प्रशासनिक जिम्मेदारियां धीरे धीरे क्षेत्रीय कार्यालयों की तरफ जाने लगती हैं। हालांकि इसमें भी अंतिम अधिकार काफी हद तक केंद्र के ही पास रहता है। और अंततः ये ढांचा पूरी तरह से चपटा होकर सच्चे विकेंद्रीकरण का रूप ले लेता है। ये एक ऐसी साझा व्यवस्था है जहां स्थानीय समुदायों के पास अपने मामले खुद संभालने की पूरी स्वायत्तता और कानूनी अधिकार होता है। मतलब सत्ता अब सिर्फ ऊपर बैठे चंद लोगों के हाथ में नहीं है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने अगले अहम पड़ाव पर, स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली, जो असल में जमीनी स्तर का इंजन है। ये जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का आइडिया था, इसे ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों के जरिए जमीन पर उतारा गया। 73वें और 74वें संशोधन, इन दोनों का मुख्य लक्ष्य एक ही है, स्थानीय नागरिकों को सशक्त बनाना और महिलाओं तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करना। बस फर्क इतना है कि 73वां संशोधन ग्रामीण पंचायती राज के लिए है और 74वां शहरी नगर पालिकाओं से जुड़ा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इसने सत्ता का एक बहुत ही तार्किक, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला फ्लो तैयार किया। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं।
जरा सोचिए, इस त्रिस्तरीय संरचना के चलते पूरे देश में 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक विस्तार है। यहाँ से आपको जो सबसे अहम बात समझनी है वो ये है कि विकेंद्रीकरण आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर कैसे छूता है। अब कृषि, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव जैसे अहम विषयों पर नियंत्रण सीधे स्थानीय लोगों के हाथों में आ गया है। अब जब हमने केंद्र से लेके गांव तक इस पूरी मशीनरी को समझ लिया है, तो बात करते हैं कि सार्वजनिक नीति का निर्माण कैसे होता है। यही तो इस पूरे इंजन का असली परिणाम है। तो आखिर सार्वजनिक नीति क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये सिद्धांतों या नियमों का एक ऐसा सेट है जिसका इस्तेमाल करके सरकार समाज की जटिल समस्याओं जैसे गरीबी या असंतुलित विकास को सुलझाने की कोशिश करती है। ये पूरी तरह से एक तर्कसंगत और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। और इस नीति को बनाने वाले प्रमुख कर्ता कौन है? इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, संसद, न्यायपालिका, नौकरशाही और सिविल सोसाइटी सब शामिल होते हैं। नीचे से आ रही समाज की मांगों को समझने और फिर उन्हें समाधान में बदलकर वापस लागू करने के लिए इन सभी के बीच एक बहुत ही व्यापक टीम वर्क की जरूरत होती है। अब जैसे जैसे ये विशाल प्रशासनिक मशीनरी आगे बढ़ रही है, एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या निरंतर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय स्तर पर और ज्यादा अधिकार सौंपना ही 1 अरब से अधिक आबादी की पूरी क्षमता को सामने लाने की असली चाबी साबित होगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन अनगिनत उम्मीदों को आकार देता है,